हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 002 पेपर चल रहा है और ब्लॉक 3 में हम यूनिट 1 कवर कर चुके हैं। आज हम सेकेंड यूनिट को बिगिन करेंगे। इससे पहले आप जो है 2 ब्लॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये ब्लॉक 3 का यूनिट 2 है और यूनिट 1 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, ये हो चुकी है। यूनिट 2 में आप कुछ टॉपिक्स देखेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ये एडोलेसेंट्स की बात चल रही है। पूरा ब्लॉक जो है, पूरा ही ब्लॉक एडोलेसेंट्स के ही बारे में है। जिस तरह से आपने प्रीवियस ब्लॉक में भी देखा था वो एक स्पेसिफिक था, इसी तरीके से ये भी स्पेसिफिक रहेगा। ब्लॉक 3 में आज हम कॉग्निटिव चेंजेस की बात करेंगे कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट लेवल्स पर एज ग्रुप में हम किस तरह से कॉग्निटिव चेंजेस होते हुए देखते हैं। तो आज का वीडियो हमारा मेजर ये 2.2 और 2.3 हम कवर करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है थोड़ा सा बड़ा भी है टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं इसको यूनिट 2 को 2 पार्ट्स में यहाँ पे स्प्लिट करने वाली हूँ। वैसे आपने देखा है यूनिट ज्यादा बड़ी नहीं होती है तो एक वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, बट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऐसे कुछ जल्दी निपटाना नहीं है, हमें आराम से समझेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें हैं बहुत अच्छे से समझने वाली हैं और आज के वीडियो में भी टाइम लेंगे हम अच्छा, और फिर इसमें भी हमें टाइम देना है, तो इसलिए जल्दबाजी का मैंने कोई काम नहीं करने वाली हूँ मैं, ऐसा मैंने डिसाइड किया है। तो यूनिट 2 को ऑफिशियली आज बिगिन करते हैं। आइए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कॉग्निटिव टर्म्स से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, अब तक बहुत कुछ आपने पढ़ा है, फिर भी आपको पता है ये चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे फिजिकल चेंज में। एक बार नजर मार लेते हैं इस पे कि एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है वो एक ऐसी डेवलपमेंटल स्टेज होती है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में होती है। और ये जो एज होता है, इसमें जो एज गैप हम काउंट करते हैं वो लगभग 12 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक का पीरियड होता है। इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और तीनों पार्ट में जो कॉग्निटिव का अंडरस्टैंडिंग होती है, लेवल्स कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है, वो बदल जाती है। आप खुद ही सोच के देखिए, 12 साल के एक एडोलेसेंट में और एक 19 साल के एडोलेसेंट के सोचने समझने की क्षमताओं में, रिफ्लेक्ट करने में, परसेप्शन में, सब में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड तक जब एडोलेसेंट जाते हैं वो बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। तो इसीलिए हम उस जो डिफरेंसेस हैं उन्हें भी उसी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन है, आप क्विकली रीड कर सकते हैं। ये सारी ही चीजें हम पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत डिटेल में फर्स्ट पार्ट में समझाई थी कि एडोलेसेंट्स के फिजिकल चेंजेस का भी उनकी कॉग्निटिव लेवल पे इफेक्ट आता है, थिंकिंग पैटर्न बदलते हैं, और फिर यही चीजें कुछ रिपीट भी हो जाएंगी। तो क्यों ना हम अपने टॉपिक पर ही वापस आ जाएं, यहाँ से यानी कि शुरुआत कर देते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वर्ड से भी आप फेमिलियर हैं इन अ वे, बट फिर भी मैं समझा दूंगी थोड़ा सा। कॉग्निटिव का मतलब होता है वो सारे प्रोसेसेस जो हमारे सेंसरी इनपुट से ट्रांसफर होते हैं और इलाबोरेट होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, रिकवर्ड होते हैं, रिट्रीव भी होते हैं, सभी प्रोसेसेस। मतलब कॉग्निशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए जरूरी है कि हम एनवायरमेंट में एग्जिस्ट स्टिमुलाई को पहले रिसीव करें, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो रिसीव करें। कैसे रिसीव करेंगे? जैसे आप कोई खाने की चीज देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ सकता है, तो वो खाने की जो चीज है वो हमारे एनवायरमेंट में एक स्टिमुलाई है जो एग्जिस्ट करती है। उसको देखकर मुंह में पानी आना, आपके सेलिवेशन का प्रोसेस होना, या किसकी हेल्प से हो रहा है? ये आपके सेंसेस हैं, है ना, सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हो रहा है। तो जब आप उस चीज को टेस्ट करते हैं या उसको महसूस करते हैं तो जो भी आपके माइंड में प्रोसेसिंग होती है वो ये बताती है कि ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, ये चीज मुझे पसंद आ रही है। एक कॉग्निशन उसके साथ में जुड़ जाता है ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है कि उस चीज का और आपके टेस्ट बड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वहां पर एक थॉट प्रोसेस भी उसके बारे में डेवलप होता है कि ये चीज अच्छी होगी। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है तो उसको देखकर आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक थॉट प्रोसेस भी काम करता है जो हमें उस चीज की डायरेक्शन को भी डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो कॉग्निशन में वो सभी प्रोसेसेस आते हैं, सभी मेंटल प्रोसेसेस आते हैं जिन्हें कोई ह्यूमन एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? वो सोच सकता है, समझ सकता है, परसीव कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो एक साथ भी चलते हैं, साइमल्टेनियसली भी चलते हैं और वन आफ्टर अनदर भी चलते हैं। तो होता क्या है, इट इज कंसर्न विद दीज प्रोसेसेस इवन व्हेन दे ऑपरेट इन द एब्सेंस ऑफ रेलेवेंट स्टिमुलेशन एज इन इमेजेस एंड हैलुसिनेशन। ये भी होता है, कोई चीज हमारे सामने नहीं भी है फिर भी उसके बारे में हम एक थॉट क्रिएट कर सकते हैं, थॉट्स बन जाते हैं जिन्हें हैलुसिनेशंस का भी हम नाम देते हैं, या फिर उसकी इमेज भी माइंड में आ जाती है, स्कीमास जिन्हें हम कहते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है साइकोलॉजी के अंतर्गत जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेट करता है डिफरेंट इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, कि हम कैसे कोई विजुअल प्रोसेसिंग कर पाते हैं, मेमोरी कैसे बिल्ड होती है, थिंकिंग कैसे चलती है, लर्निंग, फीलिंग, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो प्रीवियस साइकोलॉजिकल अप्रोचेस से बहुत डिफरेंट है। किस तरह से, इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे। इट एक्सेप्ट्स द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स एंड इट जनरली रिजेक्ट्स इंट्रोस्पेक्शन एज अ वैलिड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंट्रोस्पेक्शन को
ये डिस्कार्ड करता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये किस में बिलीव करता है? ज्यादा साइंटिफिक मेथड्स में बिलीव करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में जो सबसे लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी की हम बात कर सकते हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बिल्कुल भी इंट्रोस्पेक्शन की बात नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव मानते हैं। इनका मानना है कि जो चीजें इतनी ज्यादा सब्जेक्टिव हैं उस चीज को हम यहाँ पे वैलिडेट नहीं कर सकते। जिस तरह से सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो सिंबोलिज्म में बिलीव करते थे, ये ऐसा बिलीव नहीं करता है। और ये मानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो एडोलेसेंस में बहुत स्पीड में होता है। उनकी जो एबिलिटी है सोचने समझने की, कॉम्पीट करने की, वो भी बहुत बेहतर होती जाती है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंस में कैसे होता है, ये तो एक इंट्रोडक्शन था, इसकी तो आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, समझने के लिए था, बाकी आप लिख सकते हैं इंट्रो में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंस में कैसे होता है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। किसी चीज को सोचना और उसके रीजन को अंडरस्टैंड कर पाना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो चीजों के रीजन को फिगर आउट नहीं करते, उन्हें जैसा बताया जाता है वो मान लेते हैं। थोड़ा बहुत लॉजिक लगाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन रीजनिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाते। वो चीज एडोलेसेंस में देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्सन कैसे परसीव करता है, क्या सोचता है और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग वो बिल्ड करता है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। It takes a fast pace during adolescence. Teenagers accumulate general knowledge and start applying the learned concept to new tasks. Interested in learning life skills, बहुत सारी चीजों को सीखने की भी उस समय पे उनके अंदर डिजायर डेवलप होने लगती है। और जो भी चीजें सीखी हुई हैं पहले से उनको भी वो आगे यूज करने की, जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। किसी थॉट को हम पहले से हमारे माइंड में होता है या कोई नया कॉन्सेप्ट हमने जाना होता है कभी, तो उसको हम फेमिलियर सिचुएशंस में अगर यूज कर पाते हैं तो वो जनरलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि कुकिंग कर पाना, ये तो एक्टिविटीज में आ गया। किसी चीज को फिक्स कर पाना, ड्राइविंग। यहाँ पे बच्चों के अंदर ये जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है इसमें कुछ ऐसी चीजें सीखने की बहुत ज्यादा डिजायर बच्चों में आ जाती है जो एक स्किल की तरह लोगों में दिखती है। मतलब ये वो लर्निंग फेज होता है जब ऐसी चीजों को सीखना चाहते हैं जो एक चाइल्डहुड के एज में नहीं सीख सकता। जैसे ड्राइविंग सीखना, इस टाइम पर लोग बच्चे जो होते हैं वो सीखना चाहते होते हैं, उनके अंदर काफी ऐसी डिजायर आने लगती है। और स्कूल के टर्म्स में देखें तो वो एक बडिंग अडल्ट बनने की फेज में होते हैं। एज परफॉर्मेंस इंप्रूव सो डज द इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे जो है एक्सपीरियंस बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो चीजें भी बदलती जाती हैं। एडोलेसेंस इज द डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बहुत ही कॉमन बात है, कई बार कर चुके हैं। इट जनरली रेफर्स टू अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम एज 11 to 12 थ्रू एजेस 19 और 21। Adolescence marks the beginning development of more complex thinking processes, जिसको हम फॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ समझिएगा कि फॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशन, वैसे तो नाम में ही सब कुछ छिपा है, कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशन को 3 वर्ड पे फोकस करेंगे तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। मतलब ऑपरेशंस का मतलब हो गया कि जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो भी मेंटल एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, उन्हें लॉजिकल वे में लेंगे और फॉर्मल वे में भी लेंगे, फॉर्मली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। दिस इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। लॉजिकल, ये सोचना कि कोई चीज हो भी सकती है या नहीं, ऐसी ही चीजों को सोच पाना। द एबिलिटी टू रीजन फ्रॉम नोन प्रिंसिपल, जो भी बातें वो ऑलरेडी जानते हैं उनसे भी कुछ कंक्लूजन निकल सकते हैं या नहीं, ये समझ पाना। द एबिलिटी टू कंसीडर मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू वेरिंग क्राइटेरिया, किसी भी सिचुएशन में कई बार एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, सभी पॉइंट ऑफ व्यू सही भी हो सकते हैं, इस बात को समझने की एबिलिटी होना। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ये भी एक पॉइंट है कि कंपेयर और डिबेट आइडियाज और ओपिनियन, आइडियाज को कंपेयर करना, क्या बेटर है क्या नहीं है, ये थॉट भी यहाँ पे आने लगते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, इन सब चीजों के साथ साथ ईगो और पर्सनल यूनिकनेस भी होती है, यंगस्टर्स में डेवलप होने लगती है, जो कि जिसकी हेल्प से हु स्टार्ट थिंकिंग दैट नो वन कैन रियली अंडरस्टैंड देम, ये चीजें भी आने लगती हैं। अभी आगे और पढ़ेंगे आप इसमें डिटेल में, फिक्र मत करिए, यहाँ तो एक जनरल डिस्कशन हुआ है। अब पहले समझ लेते हैं कि वो कॉमन इंडिकेटर्स क्या हैं यंगस्टर्स में, जो कि हमें देखने को मिलते हैं कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नोटिस कीजिएगा, तीनों ही स्टेजेस में, तीनों ही डेवलपमेंटल फेजेस में, एडोलेसेंस के 3 फेजेस की मैं बात कर रही हूँ। पहले अर्ली पढ़ेंगे, फिर मिडिल पढ़ेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे लेट एडोलेसेंस। तो हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अर्ली एडोलेसेंस में जो यंगस्टर्स होते हैं, दे आर एबल टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, दे आर फोकस्ड ऑन पर्सनल डिसीजन मेकिंग इन स्कूल एंड होम एनवायरनमेंट, क्योंकि जस्ट चाइल्डहुड से निकल कर आते हैं
तो काफ़ी हद तक जो अपना फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाता है, दे बिगिन टू डिमॉन्स्ट्रेट यूज ऑफ फॉर्मल लॉजिक ऑपरेशन इन स्कूल वर्क। स्कूल में काफ़ी फॉर्मल वे में चीज़ों को करते हैं। दे बिगिन टू क्वेश्चन अथॉरिटी एंड सोसाइटी स्टैंडर्ड। उनके मन में इस तरह के क्वेश्चन भी आने लगते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, क्या सही है, क्या गलत है, इन चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। दे बिगिन टू फॉर्म एंड वर्बलाइज देयर ओन थॉट्स एंड व्यूज ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। अपनी या दूसरों की लाइफ से कनेक्ट करते हुए बहुत सारे टॉपिक पर वो बात कर सकते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा है, कौन से ग्रुप्स अच्छे हैं जिसमें हमें जुड़ना चाहिए, कौन सी पर्सनल अपीयरेंसेस अच्छी हैं, कौन से पेरेंटल रूल्स हैं जो चेंज हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स के लिए दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन उनकी तरफ से निकल कर आते हैं। मतलब ऐसी बातें करते हैं इस समय पे बच्चे जैसे वो सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हैं या फिर उन्हें वो चीज एक्सेप्ट नहीं है। ऐसी बातें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी बच्चों के अंदर। जब ये पीरियड आगे बढ़ता है, मतलब 2-3 सालों में इन थॉट्स में चेंजेस आने लगते हैं। जब मिडिल एडोलेसेंस का टाइम आता है, तो विद सम एक्सपीरियंस इन यूजिंग मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेसेस, द फोकस ऑफ मिडिल एडोलेसेंस ऑफ्टन एक्सपेंड्स टू इंक्लूड मोर फिलोसॉफिकल एंड फ्यूचरिस्टिक कंसर्न। यहाँ पे थोड़े ज्यादा फिलोसॉफिकल होने लगते हैं, थोड़े ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होने लगते हैं, और उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ज्यादा ही एक्सटेंसिव होने लग जाते हैं। एनालिसिस भी वो अच्छे से करने लगते हैं। they think about and begin to form their own code of ethics. What do I think is right, है ना। जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी में चेंज लाने के लिए थॉट्स उनके मन में आने लगते हैं। दे थिंक अबाउट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड बिगिन टू डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूँ। बहुत सारी चीजें उनके मन में चलती हैं, तो वो अपने बारे में भी एक थॉट डेवलप करने लगते हैं। दे थिंक अबाउट एंड बिगिन टू सिस्टमेटिकली कंसिडर पॉसिबल फ्यूचर गोल्स। यहाँ पे आप देखिए, जो भी उनके थॉट्स निकल कर आ रहे हैं वो सिस्टमेटिक तो चल रहे हैं बट अभी अनस्ट्रक्चर्ड हैं। उन्हें शेप नहीं मिली है। शेप तो उन्हें आगे के फेज में आने पर भी नहीं मिल पाती है। आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा सोचने लगते हैं। लगभग 14, 15, 16 ईयर्स की एज में जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो आपको बताने लगेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही आपको क्लियर पिक्चर दिखा रहे हैं, पर डीप इनसाइड वो पिक्चर क्लियर होती नहीं है। उन्हें वो उसके केवल बाहरी फेस से आपको रूबरू करा रहे हैं। मतलब वो खुद भी उसको बहुत अच्छे से नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, इस एज में अगर बच्चा ये कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो डॉक्टर बनना चाहता है ये वो आपको बताएगा। वो खुद भी उसके प्रोसेस के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रख पाएगा। ना ही वो आपको स्पेसिफिकली ये बता पाएगा कि डॉक्टर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्किल्स होने चाहिए। नॉलेज में इंटरनली वो लैक करता है, लेकिन बाहरी तौर पर वो एक चीज आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा जिससे कि वो आपको ये दिखा सके कि वो उसकी पिक्चर क्लियर है। पर उसकी पिक्चर इंटरनली माइंड में क्लियर नहीं होती है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है। पर फिर भी वो फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करते हुए आपको दिख जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपने प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं, अपने लॉन्ग टर्म बेसिस पर वो सोचना शुरू कर देते हैं। सिस्टमेटिक थिंकिंग उनके रिलेशनशिप में को इन्फ्लुएंस करने लग जाती है। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन फिर आता है टाइम लेट एडोलेसेंस का। लेट एडोलेसेंस मतलब अब ये बिल्कुल ही किनारे पर आ चुके हैं, मतलब बहुत बड़े हो गए हैं बच्चे, 18-19 साल के। अब आप सोचिए 18-19 साल के जो बच्चे होते हैं वो लगभग 12th के अबाउट होते हैं क्लास में। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेसेस जो होते हैं, दे आर यूज टू फोकस ऑन लेस सेल्फ सेंटर्ड कॉन्सेप्ट एज वेल एज पर्सनल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज्यादा बात करने लगते हैं। जस्टिस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड पेट्रियोटिज्म। दे ऑफ्टन डेवलप आइडियलिस्टिक व्यूज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक ऑन कंसर्न। आइडियलिस्टिक व्यूज नजर आने लगेंगे आपको इनके थॉट्स में। डिबेट और डिस्कस में काफी ज्यादा डील करते हैं और ऑपोजिट व्यूज को रिपेल करते हैं। मतलब ऐसे थॉट जो उन्हें सही नहीं लगते उसके बारे में वैलिडेशन देंगे कि ये क्यों सही नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करते हैं। इसके अलावा दे बिगिन टू फोकस देयर थिंकिंग ऑन मेकिंग करियर डिसीजन। करियर डिसीजन पर तो फोकस होता ही है, क्योंकि ऐसा एक एज ही ऐसी होती है। और उनका अपना क्या रोल हो सकता है सोसाइटी में, इस पर भी वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन देते रहते हैं। Adolescence can be prolonged, brief, or virtually non-existent, depending on the type of culture in which it occurs. The societies that are simple, for example, the transition from childhood to adulthood tends to occur rather rapidly. तो adolescents जो होते हैं वो virtually आपको non-existent नजर आएंगे। किस तरह के कल्चर में है इस पर भी उसका बहुत फर्क पड़ता है। Adolescent become capable of logical thought. Logical thought उनके अंदर आपको नजर आएंगे। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे थिंकिंग को हमेशा डिमॉन्स्ट्रेट करें, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर होती है कि हाउ दे एंड अदर्स थिंक कंटिन्यूज टू चेंज एंड डेवलप। थिंकिंग के साथ साथ उनके थॉट प्रोसेसेस की वजह से
वो ग्रो भी होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं, उनके थॉट्स कांस्टेंट नहीं रहते। Okay, they believe that knowledge is a property of the real world and there are definite facts or truth that can't be that can be acquired. बहुत कुछ है जानने के लिए दुनिया में, उन्हें समझ में आता है धीरे धीरे जैसे एक्सपोजर मिलता है। अब क्लास 12 तक आते आते उन्हें समझ में आ जाता है कि जो स्ट्रीम हमने चूज की है, जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी स्ट्रीम्स हैं और फिर उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी दुनिया है। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि नॉलेज गेन करने के लिए जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिस लीड्स देम टू डेवलप अ रियलिस्टिक अप्रोच, जिसकी वजह से वो समझ पाते हैं कि कैसे हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव करेंगे। Pre-adolescents go a bit farther, adopting a defended realism approach which recognize the difference between facts and opinion. ये वही बात है जो मैं आपको अभी समझा रही थी कि वो आपको तो बताएंगे कि वो डॉक्टर है, लेकिन उनके खुद के माइंड में वो चीजें भी अनस्ट्रक्चर्ड हैं। लेकिन एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो ये रियलाइज करते हैं कि हम सोच तो रहे थे अब तक कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन इस डॉक्टर बनने के रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिसमें हमें डिफिकल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वो रियल सिचुएशन के बेसिस पर डिसीजन लेना शुरू करते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पियाजे का क्या ओपिनियन है, थ्योरेटिकल अप्रोच है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। जब जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम आता है तब तब जीन पियाजे का नाम आता ही है। मैंने आपको न जाने यही एक एग्जैक्ट यही लाइन भी हर वीडियो में बोली होगी कि जब जब जीन पियाजे का नाम आएगा मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होगी, उनका नाम आता ही है। आपको पता है क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो जीन पियाजे ने इसी तरीके से डेवलपमेंटल फेजेस में बताई है। अच्छा, प्रीवियस कुछ हमने टॉपिक्स पढ़े हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो आपने प्रीवियस स्टेजेस पढ़ी हैं उसमें कुछ पार्ट को पढ़ा है, लेकिन इस वीडियो में भी कुछ चीजों का रिपीटेशन होगा, जिक्र होगा, तो समझेंगे। जीन पियाजे जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, he was the most well known and influential theorist of cognitive development. Piaget was interested in how children reacted to their environment. जानना चाहते थे कि लोग, बच्चे जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण ही उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज को डेवलप किया, क्रिएट किया। He envisioned a child's knowledge as composed of schemas, basic unit of knowledge used to organize past experience and serve as a basis for understanding new ones. यहाँ पे एक वो टर्मिनोलॉजी दिख रही होगी स्कीमास, मैं बहुत बार स्कीमास बताती रहती हूँ, जहां भी वर्ड आता है, नहीं भी आता है तो भी शायद कई बार मैंने बताया होगा। स्कीमास का मतलब होता है हमारे माइंड में बनने वाली इमेजेस। जब आपको कोई बात बताई जाती है तो जिसके रेफरेंस में वो बात चल रही है उससे एसोसिएटेड कुछ पिक्चराइजेशन आपके माइंड में होता है, डेफिनेटली होता है। किसी भी टॉपिक को आप उठा लीजिए, अगर आप कुकिंग की बात कर रहे हैं तो एक किचन आपके माइंड में आ सकती है, कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स आपके माइंड में आ सकते हैं, या फिर कोई भी फूड आइटम आपके माइंड में आ सकता है, क्योंकि टॉपिक कुकिंग का चल रहा है। तो ये स्कीमास अगर आपके माइंड में क्लियरली नहीं बनते हैं, पिक्चर्स नहीं बनती हैं, तो वो बात समझनी मुश्किल हो जाती है। स्कीमास कब नहीं बनते हैं ये भी समझिएगा। एक तो कुछ डिसेबिलिटीज की वजह से नहीं बनते हैं, जब कुछ ब्रेन रिलेटेड इश्यू होता है, इंजरी होती है, तो वो तो एक बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। पर स्कीमास तब भी नहीं बनेंगे जब आप उस सब्जेक्ट से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली अनफेमिलियर होंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना है, उसके बारे में आपको बताया जाना शुरू किया जाए, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे बताया जाना शुरू किया जाए। मैं मेरे अभी आपको बताते बताते मेरे माइंड में बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ रहा है, वो भी बताऊंगी। तो उस केस में आप क्योंकि उस टॉपिक से फेमिलियर ही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। अब आते हो इंटरेस्टिंग वाले एग्जाम्पल की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लेते हैं और उन्होंने प्रीवियसली कभी साइकोलॉजी पढ़ी ही नहीं होती है। जब वो MPC 001 की बुक उठाते हैं, एक तो 1 की ही उठा लेते हैं, ये भी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स को बनाने वालों की प्रॉब्लम है, जो पहला पेपर ही इतना डिफिकल्ट बनाया हुआ है बच्चों के लिए। तो वहां पे टर्मिनोलॉजीज आती हैं, कॉग्निशन, ये तो खैर सिंपल हो गया वर्ड, आपको अब इजी लग रहा होगा। तमाम ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो जब स्टूडेंट्स के आगे आती हैं तो उनके माइंड में कुछ स्कीमाज ही नहीं बनते, जिसकी वजह से वो कुछ समझ ही नहीं पाते। बड़ी बेसिक सी बात है कि जिस चीज से आप अनफेमिलियर होंगे उसके स्कीमाज आपके माइंड में बिल्ड नहीं होंगे। या तो आपको समझाने वाला उस टॉपिक पर ऐसा पर्सन हो जो बिल्कुल आपको ग्राउंड से लेकर चले, तो आप रिलेट करना शुरू करेंगे, छोटे छोटे स्कीमास बनेंगे, दूसरे सब्जेक्ट टॉपिक के स्कीमास बनेंगे, और वो स्कीमास टू स्कीमास होते हुए आपके माइंड में पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी, क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, और तब आप उस जो बिल्कुल न्यू टर्म थी आपके लिए, उस टर्म तक आप पहुंच जाएंगे, है ना। तो जैसे मैंने आपसे बोला फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट, अगर आप ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप सोचेंगे क्या होगा ये फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट, तो आपके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं बनेगी। लेकिन जब कोई पर्सन आपको उससे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेगा, थिंकिंग प्रोसेस से आपको समझाना शुरू करेगा, फिर समझाएगा कि कैसे ये किस एज में किस स्टेज में होते हैं, ये कॉग्निटिव थ्योरी का एक पार्ट है,
धीरे धीरे जब आपको लेकर जाएगा तो पिक्चर्स बनेंगी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कोई भी नई चीज किसी को सिखाई जाए तो इतना जीरो से लेके चलना चाहिए कि वो जीरो से नीचे तो कोई होगा नहीं ना, माइनस में तो कोई होगा नहीं, तो जीरो से नीचे आगे बढ़ते हुए चीजें हो जाती हैं। खैर, मैं भी आप लोगों को स्कीमा से बताते बताते पता नहीं क्या क्या ज्ञान देने लगी। खैर, अच्छी बात है, आप भी कुछ समझ रहे होंगे, काम की बात थी ये। तो फिलहाल उन्होंने स्कीमास को यूज किया था। उन्होंने कहा था ये नॉलेज की बेसिक यूनिट होती है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज करते हुए हमें नई नॉलेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। यही बात मैं आपको समझा रही थी, तो ये एक लाइन में मैंने काफी लंबी लंबी बातें आपको समझा दी। अच्छा, अब आते हैं, अभी स्टेजेस पे आएंगे। पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जरा आप इसे खुद रीड करिए, 2 मिनट लगाइए, मैं फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक के साथ साथ देख लेते हैं, हमारा वीडियो लगभग लगभग 20 मिनट्स का हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में इसको खत्म कर लेंगे और मैं वापस आ जाती हूँ क्लास में। एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट थी मुझे। हाँ, कहाँ थी मैं तो यही थी, आप लोगों ने शायद रीडिंग कर भी ली होगी इतनी देर में। Piaget's theory of cognitive development is a comprehensive theory about the nature and development of human intelligence, जो कि जीन पियाजे ने दी थी। It is primarily known as a developmental stage theory, but in fact, it deals with the nature of knowledge itself and how humans come gradually to acquire it, construct it, and use it. जो ह्यूमन बीइंग होते हैं कैसे धीरे धीरे समय के साथ साथ चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उनका थॉट प्रोसेसेस होते हैं, कैसे उनमें चेंजेस आते जाते हैं, ये सब कुछ इस थ्योरी में पढ़ा गया है। Piaget claims the idea that cognitive development is at the center of human organism and language is contingent on cognitive development। एक पॉइंट और यहाँ से समझ लीजिए कि जो जीन पियाजे है ना, उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन पर भी थ्योरी दी है। तो वो ये कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है। लैंग्वेज उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, भाई है भी। आप समझिए कि जीन पियाजे की बात को हम मना नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, वो लैंग्वेज हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में पियाजे डिस्कस करते हैं 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस के बारे में। यूनिवर्सल स्टेजेस जिसे कहते हैं, यानी यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि उस स्टेज से हर पर्सन क्रॉस करके जाता है। हर पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो उन स्टेजेस को क्रॉस करके नहीं जाता है। और वो जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग लाइफ फेज में नजर आती है। मतलब सब शुरुआत इन्फेंसी से होती है। एक इन्फेंट के लिए जो स्टेज आती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। ये पहली स्टेज होती है। मैं जानती भी हूँ और ये मानती भी हूँ कि आप ऑलरेडी सेंसरी मोटर स्टेजेस को जानते हैं। जैसा कि नाम है सेंसरी मोटर, हमारे सेंसेस के थ्रू हमारा कॉग्निटिव एक्शन स्टार्ट होते हैं। मतलब बच्चा देखता है, ब्लिंक करता है, ऐसे बहुत सारे। इन्फेंट क्या क्या कर लेगा आप सोचिए। इन्फेंट बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर लेगा, बोलना तक तो वो जानता होता नहीं है। तो सेंसरी मोटर नाम में ही छुपा हुआ है। ये जो पीरियड है जिसके अंदर 6 सब स्टेजेस आती हैं और मोटर एक्टिविटी के थ्रू जो नॉलेज है वो नजर आती है। नॉलेज का, अब यहाँ पे नॉलेज का मतलब हम बच्चे की पीएचडी से नहीं है हमारे यहाँ पे। नॉलेज का मतलब ये है कि वो क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो रिफ्लेक्शन थ्रू करता है, वो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जब बच्चा बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाता है, फेंकता है या खुश होता है तो पता चलता है कि वो इस इमोशन को दिखा रहा है। तो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड बट डेवलपिंग बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस। Children acquire object permanence at about 7 months of age. Physical development allows the children to begin developing new intellectual abilities. बच्चा जो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस को एक्वायर करता है इस स्टेज में। लगभग 7 से 8 महीने के आसपास बच्चा जो है वो छुपी हुई चीजों को पहचानने लगता है, जो कि ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी में जो है बताया गया था। ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी एक सिंपल सी स्टडी थी जिसमें ब्लैंकेट के अंदर एक बॉल छुपा दी गई थी बच्चे के सामने, और बच्चे के सामने जब बॉल छुपा दी गई तो उसने उसको दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं करी। बड़ी सिंपल सी है, नाम है जैसा इसका। अब जब बच्चा 8 मंथ्स के बाद जब यही एक्टिविटी सेम नोटिस की गई, पहले 8 मंथ से पहले नोटिस की गई थी, मतलब एक थोड़े टाइम गैप के बाद, तो देखा कि जब कोई चीज को छुपाया गया तो बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। यही कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं है उसकी नजर में जब वो बहुत छोटा है, और जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है उसको लगता है कि कोई चीज मेरे सामने नहीं भी है तब भी वो दुनिया में तो कहीं एग्जिस्ट करती है, बस वो मुझे नहीं दिख रही है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे को फील होता है। और फिजिकल डेवलपमेंट होने लगता है जिसकी वजह से नई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी आने लगती हैं। जिसे बच्चा धीरे धीरे घुटनों के बल चलता है, फिर पैरों के बल चलता है, तो उसको ये पता है कि अगर बच्चा धीरे धीरे सीखता है इस चीज को कि जब कोई सहारा मिल गया तो उसे पकड़ लेना है, होता है ना। वैसे तो बच्चा चलने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कुछ आसपास दिख जाए तो पहले उसे पकड़ता है। ये कहाँ से आ रहा है? ये उसकी सब कॉग्निटिव एबिलिटीज वर्क कर रही हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेट होकर चल रही हैं। फिर आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल के टाइम पर मैंने आपको समझाया था
प्री का मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, प्री चाइल्डहुड जिसे हम कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में प्री ऑपरेशनल स्टेज देखने को मिलती है, जो कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होती है। इस पीरियड में देयर आर टू सब स्टेजेस। इंटेलिजेंस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द यूज ऑफ सिंबल, लैंग्वेज यूज मैच्योर्स एंड मेमोरी एंड इमेजिनेशन आर डेवलप्ड। बच्चा सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चीजों को करने लगता है। वर्ड्स भी वैसे यूज कर सकता है, जैसे अगर वो पूरी वर्ड गुब्बारा नहीं बोल पा रहा है तो बच्चा बोलेगा बारह, कुछ भी, समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग। हर चीज के केस में ऐसा होता है, जो भी वर्ड जितना भी वो बोल पाता है उतना वो बोलने की कोशिश करता है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चीजों का करके चीजों को मांगता है। और थिंकिंग जो होती है वो नॉन लॉजिकल होती है, नॉन रिवर्सिबल मैनर में चलती है। कोई लॉजिक नहीं लगाता बच्चा, उस समय काफी छोटा होता है अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये अर्ली एडोलेसेंस में होती है। तो अब हमें क्या समझनी है, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा गया है बताने के लिए। हमें जो यहाँ पे मेजर हमें समझनी है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल समझनी है, साथ में फॉर्मल ऑपरेशनल भी समझनी है, क्योंकि ये दोनों में नजर आती है। तो सबसे पहले तो ये अर्ली एडोलेसेंस में देखने को मिलती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय 7 टाइप ऑफ कंजर्वेशन: नंबर, लेंथ, लिक्विड, मास, वेट, एरिया एंड वॉल्यूम। Intelligence is demonstrated through logical and systematic manipulation of symbol related to concrete object। जैसे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्ली एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे जो अपना इंटेलिजेंस दिखाएंगे, जो भी वो बात को रिफ्लेक्ट करेंगे, उसमें ये बहुत जरूरी है, ऑटोमेटिक होगा कि बच्चा बात उसी कॉन्टेक्स्ट में करेगा जिस कॉन्टेक्स्ट में वो है। जैसे अगर बच्चा पार्क में है तो वो झूले मांग रहा है खेलने के लिए, हालांकि इस उम्र में बच्चा काफी बड़ा हो जाता है, तो कोई और सेंसिबल एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेरे ख्याल से हम लाइब्रेरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बच्चा लाइब्रेरी में है तो वो जानता है कि मुझे यहाँ पे शांत होकर बैठना है, और ये चीज उसने अपने फॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी सीखी है कि लाइब्रेरी में बैठते हैं तो शांत होकर बैठते हैं, तो वो एक रिलेटेबल बिहेवियर करेगा। ये इंटेलिजेंस उसके अंदर डेवलप होने लगता है, लॉजिकल और सिस्टमेटिक, और वो सिंबल्स को सिस्टमेटिक वे में यूज करेगा, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को सिस्टमेटिक वे में यूज करेगा। ये डेवलप होता है। यहाँ पे जो मेंटल एक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। उसे ये पता है कि मैं लाइब्रेरी के अंदर तो शांत हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ लाइब्रेरी से बाहर हूँ तो मैं बातें कर सकता हूँ, मैं जोर से हंस सकता हूँ, मैं और कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं पार्क में हूँ तो मैं जोर जोर से हंस हंस के खेल सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ। उसे पता है किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। मेंटल एक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। मेंटल एक्शन रिवर्सिबल होने का मतलब यही नहीं है कि एक सिचुएशन में ऐसा था तो उसको उल्टा कुछ कर रहा है। मेंटल एक्शन का रिवर्सिबल है कि उसको ये पता है कि अगर कोई काम सीधे रास्ते से होता है तो दूसरा काम उसके ऑपोजिट रास्ते से भी हो सकता है, उसके दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो काफी सेंसेस में यूज होता है ये रिवर्सिबल वाला टर्म। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हम एडोलेसेंट्स को और एडल्टहुड को भी देखते हैं। इन दिस स्टेज इंटेलिजेंस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द लॉजिकल यूज ऑफ सिंबल्स रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। Early in the period, there is a return to egocentric thought. Only 35% of high school graduates in industrialized countries obtain formal operation. Formal operation stage का मतलब ये हो गया कि इतना लॉजिकली बात करना, बहुत सेंसिबली बात करना, जिसके बाद सामने वाला पर्सन आपकी बात को इजीली और बहुत ही क्लियरली समझ पाए, मतलब एक क्लियर कट बात कर पाना। और ये बहुत कम लोगों में इसीलिए कहा गया ना 35% ही नजर आता है, क्योंकि सभी लोग अपनी बातों को क्लैरिटी से कह पाने में कैपेबल नहीं होते हैं। आप देखेंगे लोगों को, आप अपनी उम्र के लोगों को भी देखेंगे, हर कोई अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं कह पाता है। तो ये क्यों होता है? इसी वजह से होता है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे उनका कहीं ना कहीं वो स्टक करते हैं। थिंक थॉट प्रोसेसिंग होती है, वो सबके अलग अलग तरीके से वर्क करती है। अब अडोलेसेंट्स जो कि 12 से 19 ईयर्स में होते हैं शुड बी एट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। वो ये कहते हैं कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर थिंकिंग through problems and situations. Adolescents should be able to understand pure abstractions such as philosophy and higher math concepts. इस एज में children are able to learn and apply general information needed to adapt to specific situation. They are able to learn specific information and skill necessary for an occupation. एक बार मैं रीड कर देती हूँ, वो पूरा ही समझाऊंगी। A major component of the passage through adolescence is a cognitive transition. इस स्टेज में adolescents think in ways that are more advanced, more efficient and generally more complex as compared to children. तो ये जो एबिलिटीज होती हैं ये और किस तरह से देखी जाती हैं आगे बात करेंगे, लेकिन इसको जरा एक बार सम अप कर दूं पहले, तब मैं आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एडोलेसेंट्स जो होते हैं ना, इस एज में अगर पूरा फेज ले लिया जाए 12 से 19 का, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी होती है, रिफ्लेक्शन कितना अच्छा होता है वो तो पता चलेगा कि किस तरीके से वो नजर आ रही है चीजें, लेकिन वो बहुत इंफॉर्मेशन को, स्किल्स को जो उनके लिए जरूरी है उनको सीखने के लिए उनके अंदर बहुत ज्यादा विलिंगनेस रहती है। और ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है कि कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें लाइफ में आगे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें
एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव ट्रांजिशन क्रिएट करती हैं। फिर ये जो एबिलिटीज होती हैं वो किस तरह से देखी जा सकती हैं? ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंडिविजुअल बिकम बेटर एबल देन चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट व्हाट इज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग देयर थॉट टू व्हाट इज रियल। कोई चीज किस हद तक पॉसिबल है ये समझ पाना, या उसके उसमें हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं चीजों को, ये अंडरस्टैंड कर पाना नजर आता है कि उनकी एबिलिटी का नजर आता है। जैसे अगर किसी पर्सन को ये बात बताई जाए कि ऐसा हो नहीं सकता, तो वो सोच के शांत हो जाएगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं। एडोलेसेंट ये समझ रहा है कि हाँ ऐसा हो नहीं सकता, बात खत्म। लेकिन उसी उम्र का एडोलेसेंट ये सोच रहा है कि अगर ये नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, और क्या इसको करने की कोशिश की जा सकती है। हो नहीं सकता हमें पता है, बट फिर भी क्या कोई पॉसिबिलिटी है? तो वो थिंकिंग ही डिफाइन करती है, वही डिफरेंस क्रिएट करती है एडोलेसेंट्स में कि कैसे वो दूसरों से अलग हैं। तभी तो एक ही उम्र के दो बच्चों में आप इतना वेरिएशन देख पाते हैं थिंकिंग में। ओके, children's thinking is oriented to here and now, that is to things and events that they can observe directly. Adolescents are able to consider that what they observe against a backdrop of what is possible. They can think hypothetically. Hypothetical situations भी create कर पाते हैं। अब दूसरा स्टेज है कि ड्यूरिंग द पैसेज इनटू एडोलेसेंस इंडिविजुअल्स बिकम बेटर एबल टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एडोलेसेंट्स फाइंड इट इजियर देन चिल्ड्रन टू कॉम्प्रिहेंड द सॉर्ट ऑफ हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक इनहेरेंट इन पन्स, प्रोवर्ब्स, मेटाफर्स एंड एनालॉजीज। डिफिकल्टी के लेवल को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना और उस पर वर्क करने की कोशिश करना, ये हमें नजर आता है एडोलेसेंट्स के अंदर। द एडोलेसेंट्स ग्रेटर फैसिलिटी विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग also permits the application of advanced reasoning and logical processes to social and ideological matters. हर जगह पर वो चीज नजर आती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स, फिलोसफी, रिलीजन एंड मोरालिटी। टीनेजर्स बिगिन टू थिंक मोर ऑफ्टन अबाउट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इटसेल्फ और मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी अपनी अपनी नॉलेज होना, सेल्फ कॉन्शियस होना, अपने बारे में इंफॉर्मेशन होना कि अपनी जो थिंकिंग की लिमिट्स हैं कहाँ तक वो कोई पुश कर सकता है, उसी को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। although improvements in metacognitive abilities provide important intellectual advantages, जैसे जैसे हम अपनी लिमिट्स को पुश करते जाते हैं, हम और ज्यादा सीखते जाते हैं, तो मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज भी जो है वो फ्लरिश होती चली जाती हैं। थिंकिंग टेंड्स टू बिकम मल्टी डायमेंशनल रादर देन लिमिटेड टू अ सिंगल इशू। थिंकिंग भी काफी मल्टी डायमेंशनल हो जाती है, एक ही थॉट पर, एक ही बात पर एक ही तरीके से सोचने की कैपेसिटी नहीं होती, ज्यादा अच्छे से सोच पाते हैं, खुद को और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं, अपने बारे में या दूसरों के बारे में भी थॉट्स अच्छे से एलैबोरेट कर पाते हैं। थोड़ा सा क्विकली यहाँ पे कवर करूंगी, अच्छा इतना भी तेज नहीं दौड़ाना था। Adolescents are more likely than children to see things are relative rather than absolute. Children tend to see things in absolute term, कोई चीज ब्लैक है, व्हाइट है, राइट? लेकिन जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो समझ पाते हैं कि कोई भी चीज जो है वो किस तरीके से हमारे सामने नजर आ रही है, क्या उसका मीनिंग है। एडोलेसेंस में ईगोसेंट्रिज्म कैसे नजर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहीं पर ही समझ लेनी है। आगे जहां भी जिक्र होगा वहां भी बताऊंगी, पर यहाँ समझ लीजिए, ये एक शॉर्ट नोट में आप समझ लीजिए 3 मार्कर में पूछा जाता है, ठीक है ना, सेक्शन सी में, शॉर्ट नोट की तरह। तो इसको समझ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है कि एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइकोसोशल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द एडोलेसेंट पीरियड इज एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म। यहाँ पे एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म इंक्लूड्स अ बिलीफ सिस्टम कैरिड बाय एडोलेसेंट्स दैट मेक्स देम कंसीडर देमसेल्फ एज स्पेशल एंड यूनिक। जो हमारे टीनेजर होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, वो अपने आप को बहुत स्पेशल और यूनिक मानते हैं, एक इस तरह की ईगो उनके अंदर आने लगती है। दिस फीलिंग इज अकम्पनीड बाय द एक्विजिशन ऑफ न्यू मेनी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज। क्योंकि बच्चों के अंदर वो बहुत कुछ लाइफ में देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों के क्रॉस इस टाइम तक आ जाते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि जो हम है वैसा दूसरा कोई नहीं है। तो खुद को यूनिक मानना, खुद की स्पेशलिटी को अंडरस्टैंड कर पाना, ये इस एज में देखने को मिलता है। Adolescent egocentrism is also characterized by an imaginary audience with an increased self-consciousness. इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई नहीं है फिर भी हम ये अज्यूम करें कि कोई होगा तो हम कैसे बिहेव करेंगे, तब हम इमेजिनरी ऑडियंस से मानते हैं। जैसे आप लोग इस समय मेरे लिए इमेजिनरी ऑडियंस हैं, मुझे कोई भी एग्जाम्पल दे रही हूँ या मैं कह रही हूँ आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो ऐसा सोचेंगे, इसलिए मैं ऐसी बात को वो यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए। तो आप मेरे लिए इस समय इमेजिनरी ऑडियंस हैं, पर हैं तो आप एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, लेकिन इमेजिनरी मैं भी इमेजिन कर रही हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा समझा देना चाहिए, मतलब मेरे एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब। तो ये चीज माइंड में आती है जिसकी वजह से वो ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे कि कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूरी नहीं है एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति उसे जानता हो, लेकिन माइंड में ये फीलिंग रहती है कि हमें बहुत स्मार्ट बन के बाहर निकलना है, क्योंकि कोई हमें
मिल सकता है, एक इमेजिनेशन रहती है माइंड में। ओके, और ये भी उन्हें लगता है कि सब उन्हीं को ऑब्जर्व कर रहे हैं, भले ही हर कोई नहीं कर रहा है पर उन्हें ऐसा लगता है। दे कंसिडर दैट पीपल अराउंड देम स्पेशली peers ऑब्जर्व देयर एक्टिविटीज एंड मे कमेंट ऑन देम। दे आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ व्हाट अदर थिंग्स ऑफ देम। अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, ये तो फिजिकल में भी पढ़ा था हमने, जिसकी वजह से जब जब कॉन्शियस होंगे तो प्रोसेसिंग तो यहाँ माइंड में ही होगी ना, तो खुद को काफी ज्यादा वैल्यू देना ईगोसेंट्रिज्म में यहाँ पे नजर आता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और जोड़ सकते हैं कि दे ऑलवेज ट्राई टू लुक बेटर, दे engage in some physical activities to look better. Girls are more often observed in about their physique and something beauty and all these things. तो इन सब चीजें जो है ईगोसेंट्रिज्म के अंदर नजर आती हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओके, ये हम तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव क्या रहता है एडोलेसेंट्स में। अच्छा टॉपिक है ये, पढ़िएगा, बहुत आपको और टॉपिक्स में कहीं नजर नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, और एग्जाम के लिए भी कह देती हूँ ना, आप वीडियो नहीं देखेंगे नेक्स्ट वाला, देखना आपको जरूर चाहिए। खैर चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।